जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम 2008 ईयर का जो 2008 का आईआईटी जेई का जो पेपर था, उस टाइम पे आईआईटी जेई नाम हुआ करता जेई एडवांस का। आईआईटी जेई के पेपर 2008 का पेपर 1 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। जेई 2008 पेपर 1 एडवांस वाला आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर के लेवल को अगर आपने अटेम्प्ट किया है, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा उसको, तो उसमें अगर आप देखें तो मतलब ऐसा एक पेपर आसान था, मतलब जेई एडवांस के कंपेयर जैसे वैसे एक्चुअली इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे आपके पास में, शायद 23 के आसपास सवाल थे। वैसे 18 या 20 के आसपास आते हैं अभी करंट सिचुएशन में। और अगर 3 सवाल थोड़े ज़्यादा भी थे तब भी पेपर के लेवल की आप बात करें तो ठीक ठीक था। मतलब आप ये नहीं बोल सकते बहुत टफ था या बिल्कुल हलवा था, मीडियम लेवल का पेपर था जैसा जेई एडवांस नॉर्मली पूछता है। और इस पेपर में आसान सवाल हमें टारगेट करने चाहिए थे। जो मेन चीज आपको सीखनी चाहिए कि आसान सवाल आप ढूंढना सीख जाए। कोई भी जेईई एडवांस का पेपर होगा, चाहे पेपर कितना ही टफ क्यों ना हो, फिर भी आपको मान लीजिए 20 सवाल आपके पास में है तो मिनिमम 10 सवाल आपको जो आसान जरूर मिलेंगे, मिनिमम बता रहा हूं मैं। और अगर पेपर मीडियम लेवल का होगा तो 13-14 सवाल आसान मिल जाएंगे, और ईजी होगा तो 16 to 17 प्रॉब्लम्स आपको ईजी दिख जाएंगे। तो पेपर में आपको आसान सवाल हमेशा मिलता है, चाहे पेपर टफ हो चाहे आसान हो, पर आपको क्या करना है, आसान सवाल ढूंढने हैं, वो आपको आने चाहिए। तो मैं आपको पीछे बताता भी रहूंगा ये सवाल मुझे कैसा लगा। आइए सबसे पहले अपने पहले सवाल को देखते हैं। यहाँ पे जो नंबरिंग शुरू है वो प्रॉब्लम नंबर 24 से शुरू है। फिजिक्स की जो नंबरिंग शुरू है वो 24 से शुरू है, ठीक है। तो पहला सवाल हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 24 है। इसमें बोला गया द टू बीम्स ऑफ रेड एंड वॉयलेट कलर आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म का एंगल आपको गिवन है, यहाँ पे ऐसे एक प्रिज्म बना देते हैं। इसका जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब इससे दो लाइट आपके पास में निकल रही है, एक तो रेड कलर की लाइट निकल रही है, एक वायलेट कलर की लाइट निकल रही है। अब बोला गया था पोजीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। हम चाहते हैं कि मिनिमम डेविएशन का केस हो। तो अगर आप डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का कर्व देखें, अगर हम डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का कर्व देखें तो ऐसा कुछ आता है। तो अगर आप मिनिमम डेविएशन देखें तो कब आता है आपके पास में, इस वाली पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पे हम बोलें जब I इज इक्वल टू ई होता है तब डेविएशन मिनिमम होता है। तो I इज इक्वल टू ई करना है आपको, ठीक है। अब इसने बोला कि मिनिमम डेविएशन वाली पोजीशन में द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा। तो मुझे पता है अगर I और E दोनों बराबर है तो ये वाला एंगल I हुआ, ये वाला एंगल E हुआ, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये वाला एंगल R1 है तो ये R2। अब आप बोले मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में तो I और E बराबर है तो R1 भी किसके बराबर होना चाहिए, R2 के। तो दोनों कितने होने चाहिए आपके पास में 30 डिग्री, और R2 भी 30 डिग्री। क्लियर, समझ में आ गई ये बात। तो हम क्या बोलेंगे 30 डिग्री फॉर बोथ कलर। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के सेम होगा वो, क्योंकि देखिए अलग अलग लाइट के लिए म्यू अलग अलग आता है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आपको मिनिमम डेविएशन चाहिए। मिनिमम डेविएशन की कोरस्पॉन्डिंग कंडीशन ये है कि आई और ई बराबर होंगे, और आई और ई अगर बराबर होंगे तो कुछ भी म्यू हो R1 R2 भी आपके पास से बराबर ही होंगे। ओके, पहला सवाल आपके पास में होगा, दैट वाज प्रॉब्लम नंबर 24। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 25। प्रॉब्लम 25 में आपको क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सरे जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब से एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। अब आपको बोला गया पहले ए ऑप्शन में द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिक्रीज व्हेन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इज इंक्रीज। देखिए ऐसा बनता है एक्सरे का पैटर्न, अगर आप देखिए ऐसा रहता है, कुछ यहाँ पे कुछ पीक्स बनते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ पीक्स बनते हैं। तो ये जो आपके पास में ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और सवाल में उसी की बात कर रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के बारे में कमेंट किया ए ऑप्शन में द वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो वो क्या लिखते हैं, हम बोलते हैं SC बाय लैम्डा इज इक्वल टू -13.6 Z माइनस बी आता है, Z माइनस बी का स्क्वायर 1/n² माइनस 1/m²। अब देखिए अगर आप Z को बढ़ाएंगे, अगर आप Z को बढ़ाएंगे द वेवलेंथ ऑफ कट ऑफ, अगर आप Z को बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी आपके पास से बढ़ जाएगी। तो लैम्डा आपके पास में क्या हो जाएगा, लैम्डा घट जाएगा। तो बात ये सही है आपके पास में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लैम्डा आपके, अगर आप Z को बढ़ाएंगे तो लैम्डा घट जाएगा, ये बात सही है। अगर आप Z को बढ़ाएंगे तो लैम्डा घट जाएगा, ये बात सही है। पर उसने बोला है गलत वाले ऑप्शन को चूज करना है, इस वजह से हम ए को सही मार्क नहीं कर रहे हैं। बी में बोला गया था कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरे। कट ऑफ वेवलेंथ कौन सा होता है बच्चों, ये वाला होता है, ये लैम्डा सी, ये कट ऑफ वेवलेंथ। ये किसके बराबर होता है आपके पास में, अगर आपको फुल ट्यूब का एक्सपेरिमेंट याद हो, कुछ ऐसा था आपके पास में, यहाँ पे ऐसे हैवी बैटरी लगी हुई होती है और यहाँ पे ऐसे, तो फोटॉन्स यहाँ से गिरते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी वो फोटोन की फॉर्म में जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, E मल्टीप्लाई डेल्टा V इज इक्वल टू SC बाय लैम्डा कट ऑफ। तो यहां से मिलता है आपको कट ऑफ वेवलेंथ, यहां से मिलता है कट ऑफ वेवलेंथ। तो आपको क्या बोला गया बी ऑप्शन, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटीन्यूअस एक्सरे डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। नहीं डिपेंड करता।
कट ऑफ वेवलेंथ है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है बैटरी, कट ऑफ वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता। तो आपके पास सॉरी एटॉमिक नंबर पे इसके डिपेंड नहीं करता, इसके एटॉमिक नंबर पे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करता है, कंटीन्यूअस एक्सरे का कट ऑफ वेवलेंथ डिपेंड नहीं करता। तो बी ऑप्शन गलत है, तो हमें गलत को टिक करना सही, इस वजह से हम बी को सही बोलेंगे। थर्ड ऑप्शन में अगर आप देखेंगे वैसे सिंगल करेक्ट है तो बी सही हो गया, तो बाकी सब गलत होने ही होने हैं। फिर भी हम देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब, द इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि भाई कितने ऐसे लैम्डा मिल सकते हैं, तो सोच के देखिए, इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक पावर गिवन टू द एक्सरे ट्यूब। देखिए अगर आप इसकी वोल्टेज वैल्यू बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक पावर इसकी बढ़ जाएगी, मतलब यही मतलब है। अब ज्यादा हाई स्पीड का इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन मतलब कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे आता है वो वैकेंसी क्रिएट करके आता है। अगर इस ट्रैकिंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि ये इसको हिट करे और इसके इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवा दे, तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़े तो इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो स्टेटमेंट सही है पर हमें सही नहीं बताना, गलत बताना, इस वजह से हम सी को टिक नहीं करेंगे। फिर अगर आप डी ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोला गया द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ एक्सरे ट्यूब। ये बात तो सही है। जो कट ऑफ वेवलेंथ है, ये जो कट ऑफ वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यही है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है। कट ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू SC बाय E डेल्टा V, यही उसने बोला है। द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात है पर हमें सही नहीं बताना है, गलत वाला ऑप्शन बताना है। इस वजह से यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट टिक कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 आपको बोला गया कि एक आइडियल गैस है वो जो एक्सपेंड हो रही है वो इस प्रोसीजर से हो रही है, P T की स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोला गया कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कितना होगा। देखिए ऐसे लिखते थे आप, डेल्टा V इज इक्वल टू V नॉट गामा डेल्टा थीटा या फिर डेल्टा T बोल दीजिए। हमें ये वाला गामा बताना है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। थर्मल कोफिशिएंट का एक्सपेंशन बोले तो और थोड़ा बेटर रहेगा। अब हमें जो एक्सप्रेशन गिवन है वो PT में है, पर यहाँ पे जो हमें चाहिए वो V और T में चाहिए, तो P को हटा के हमें V लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये जो एक्सप्रेशन है वो PT में है पर हमें चाहिए VT में। तो मैंने क्या बोला, आप PV इज इक्वल टू nRT तो हमेशा यूज कर सकते हैं आइडियल गैस के लिए। हमें P अच्छा नहीं लग रहा, P को लिखा T बाई V, P को क्या लिखा T बाई V, तो ये बन गया T बाई V। सही, P की जगह पे लिखा है T बाई V और यहाँ पे मल्टीप्लाई T स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट। तो ये क्या बन गया आपके पास बच्चों, दिस इज बिकम T क्यूब डिवाइड बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट क्यों करें, ऐसा क्यों क्लिक कर रहा है आपको? मुझे ऐसा इसलिए क्लिक कर रहा है बिकॉज मुझे डेल्टा V चाहिए, तो बिना डिफरेंशिएट किए तो डेल्टा T भी चाहिए, तो बिना डिफरेंशिएट किए नहीं मिलेगा मुझे। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करने गया, सबसे पहले ऊपर टर्म को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया 3T स्क्वायर dt, ये सेम का सेम रह गया। दूसरे वाले में देखिए इसको डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया -1/v स्क्वायर dv और यहाँ पे t क्यूब आ गया इज इक्वल टू 0 बन गया। इतना सही। इस t स्क्वायर ने इसको यहाँ पे उड़ा दिया तो आपके पास से बन गया 3 dt बाई v इज इक्वल टू dv बाई v स्क्वायर t, इसने इसको उड़ा दिया। तो यहाँ पे अगर आप देखें डेल्टा v, तो डेल्टा v किसके बराबर आ गया 3v dt बाई टी, ऐसा बन गया। देख ले तो यहाँ पे अगर आप dv बाई v को, अगर आप dv को देखें तो dv क्या बन गया आपके पास में, t नीचे चला गया तो 3v dt। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करें, अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया, ये डेल्टा t हो गया, तो ये वाला जो कोफिशिएंट है 3/t ये क्या बना, गामा बना। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास में 3/t। तो सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। चमक गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आपके पास प्रॉब्लम नंबर 27। प्रॉब्लम 27 में क्या बोल रहा था, स्फेरिकल सिमेट्रिक ग्रेविटेशनल सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आपको रो गिवन है, मतलब ग्रेविटेशनल सिस्टम और रो गिवन है। तो अगर आप अंदर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेडियस के अंदर तक जो रो है, अगर आप r लेस देन r की बात करें तो रो इज इक्वल टू रो नॉट है, और अगर आप बाहर बात करें तो फिर रो 0 है। तो कुल मिला के ये कि भाई एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है, यही हुआ ना, अर्थ टाइप का आप मान सकते हैं, इसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अब आपको बोला गया ए टेस्ट मास अंडरगो सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द पार्टिकल। ओके,
ए टेस्ट मास अंडरगो द सर्कुलर मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तब उसने पार्टिकल लिखा। ओके, और वेलोसिटी ऑफ फंक्शन कुछ पूछा है तो कैसा होगा। अगर आप अंदर वाले रीजन की बात करें, यहाँ वाले रीजन की बात करें, इस वाले में तो जो GFI आपके पास में आएगा यहाँ पे, दैट इज GM डिवाइड बाय R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लिख दूँ GM डिवाइड बाय R क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल r इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि हमें तो ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू r आ रही है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये v क्या बन जाएगा, सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई r। तो r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कब तक, इस वाले केस में अगर आप बात करेंगे। और इस वाले केस की बात करेंगे तो GM बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि ये r जो यहाँ पे r होता है वो इसकी रेडियस होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट है ना, सिर्फ ये वाला r वेरिएबल था, इज इक्वल टू GM बाय GMM बाय R स्क्वायर, है स्मॉल है मानना चाहिए, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसने इसको मार दिया, तो यहाँ पे जो v है वो प्रोपोर्शनल है 1/√r के। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पहले स्ट्रेट लाइन ऐसे, फिर उसके बाद में 1/√r के प्रोपोर्शनल, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये आपके पास में वेलोसिटी वर्सेस r का ग्राफ है। तो आपके पास में थर्ड ऑप्शन जो था वो यहां पे मैच कर जाएगा। क्लियर। बच्चों नेक्स्ट हम प्रॉब्लम नंबर 28 की बात करते हैं। 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 2 3, और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए। आपको लेंथ में जो एरर गिवन है वो 0.1 सेंटीमीटर है, और टाइम में जो एरर गिवन है 0.1 सेकंड गिवन है। आपको पूछा गया कि एरर किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। देखिए हमें सबसे पहले एक्सप्रेशन जो मिलता है ये t इज इक्वल टू 2π√L/g मिलता है। हमें g यहाँ पे इसमें एरर निकालना है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसका स्क्वायर उठा देते हैं। बन गया t स्क्वायर इज इक्वल टू 4π²L/g। ठीक, और g की वैल्यू हमें निकालनी है, तो g को लिख दिया 4π²L डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ln ले लेते हैं, ln g बन जाएगा, ये बन जाएगा ln 4π², ln 4π², यहाँ बन जाएगा ln l और -2 ln t। एरर लिखूँ तो ये बन जाएगा dg/g, इसको डिफरेंशिएट किया तभी आया, ये तो कांस्टेंट है, खत्म हो गया। वहाँ बन गया dl/l, और इसको +2 dt/t लिखेंगे, बिकॉज एरर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, हमें मैक्सिमाइज देखना है, तो हम यहाँ पे इसको माइनस लिख देंगे तो नेट ये प्लस बन जाएगा। ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास से बन गया। अब हमें निकालना क्या है, ये वाली वैल्यू निकालनी है। dl/l आपको हर एक केस में गिवन है। पहले वाले केस में अगर आप देख रहे हैं तो dl/l कितना है, तीनों केस का मैं लिख देता हूँ, ये पहले केस का, ये दूसरे का, ये तीसरे का। तो पहले वाले केस का है dl 0.1 डिवाइड बाई, ये तो एरर इन हो गया, और ये इनिशियली 64 था, इसमें भी 0.1 डिवाइड बाई 64 सेकंड वाले में, और थर्ड वाले में 0.1 डिवाइड बाई 20। पहले और दूसरे में तो सेम है, तीसरे में आपके पास में सबसे ज्यादा है क्योंकि एरर इसमें जो आया। अब अगर आप dt/t में एरर देखना चाहें, तीनों में देखता, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। अब देखिए आपको 8 ऑसिलेशंस हुए, ठीक है, 8 ऑसिलेशन में आपके पास में जो एवरेज टाइम आ रहा है वो 16 सेकंड का आ रहा है। तो आपने 8 ऑसिलेशन में कितनी एरर हुई, 0.1 सेकंड। तो एक ऑसिलेशन में कितने, 0.1/8। ये बात ध्यान रखिए, बिकॉज आपने 8 ऑसिलेशन की रीडिंग ली तो 128 आया आपके पास में। तो 8 ऑसिलेशन में कितनी है, 0.1। तो एक ऑसिलेशन में कितनी है, 0.1/8। तो आप क्या लिखेंगे, dt की वैल्यू यहाँ पे कितना बन जाएगी, dt जो ट्वाइस है वो तो लिख ही दिया, dt की वैल्यू 0.1/8 मल्टीप्लाई इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो 16 आया है। 2 में अगर आप देखेंगे, दिस इज बिकम 2, 0.1 की एरर थी 4 में, तो ये आप बनेंगे दैट इज 0.1 डिवाइड बाय 4, और ये वाली वैल्यू कितनी की 16 आ गई। और थर्ड में अगर आप देखेंगे तो 0.1 की एरर आई 4 में, जिसे 0.1/4 मल्टीप्लाई 2, और इसका जो एक्चुअल टाइम पीरियड आया वो 1/9 आया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमसे क्या क्या पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन से E1 0 है क्या, एरर इन 1 0 आएगा क्या, एरर इन 1 0 नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट में अगर आप एरर देखेंगे तो dg/g इज इक्वल टू dl/l हुआ 0.1 डिवाइड बाय 64 +2 dt/t, ये वाली वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.18/16। ये पहले वाले का एरर है। दूसरे वाले का एरर अगर आप देखेंगे तो 0.1/64, ये सेम का सेम है, और ये वाली टर्म कितनी बन गई, 2 × 0.1 डिवाइड बाय 4/16। वेरी गुड। थर्ड वाले में अगर हम देखेंगे dg/g, दिस बिकम 0.1 डिवाइड बाय 20 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.1
डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 9। क्लियर? तो हमसे पूछा गया कि पहले वाले में 0 है, नहीं है। सबसे कम किस में है? सबसे कम अगर आप इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसमें कम है, क्योंकि इसमें फिर डिवाइड बाय 64 है और इसमें 64 मल्टीप्लाई 4 है, तो इसमें उससे कम है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, क्योंकि ये वैल्यू 0.1 बाय 64 है, ये बाय 20 है, ये नीचे कम है। सबसे कम आपके पास में 1 में ही है, तो पहला बी ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। E1 इज इक्वल टू E2, बिल्कुल नहीं, E1 इज इक्वल टू E2 नहीं है। E सेकेंड इज मैक्सिमम, मैक्सिमम ये वाला है, मैक्सिमम ये वाला है आपके पास में, थर्ड में मैक्सिमम था। तो आप क्या बोलेंगे, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास में ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, फिर अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 29 की, थोड़ा 29 को देखते हैं। 29 में आपको क्या है बच्चों, डिफरेंट सर्किट्स बनाए गए और आपसे पावर का एक्सप्रेशन पूछा गया। ठीक है, तो R1 में अगर आप देख रहे हैं, R1 वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। R1 अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास में 1 1 1 और 1। ठीक है, और एक यहां पे बन गया इसमें ऐसे। अब देखिए आपको पावर निकालना, पावर v स्क्वायर बाय आर होगा। पावर होगा क्या आपके पास, पावर विल बी v स्क्वायर बाय आर। तो अगर जिसका r कम होगा, जिसका r कम होगा उसका पावर मैक्सिमम होगा। तो इसमें R1 कितना आया आपके पास में 1 1 2 2, तो ये 1 ओम बन गया। सेकंड वाले में अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड वाले को सोल्व कर लीजिए, तो ये व्हीटस्टोन नहीं है। सेकंड वाला R2 अगर आप देख रहे हैं व्हीटस्टोन नहीं है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे। ये 2 ओम, फिर बीच में 1 ओम, फिर यहाँ पे ऐसे 2 ओम, ऐसा बन गया। ठीक है, तो कितना बन गया 2 और 2 1 1 और 2, तो R2 की वैल्यू कितनी है कि 2 ओम। सिमिलरली अगर आप R3 निकालने जाएंगे, यहाँ पे R3 को अगर आप देखें तो R3 कितना बन गया, ऊपर बन गया 2 2 1, तो यहाँ पे एक मिनट, ये 1/2 बना बच्चों, सॉरी दिस इज 1/2 ना, 2 2 1 फिर 1 1 और हाफ बन गया, कुछ इसीलिए मतलब कुछ गलत हुआ। R3 में अगर आप देखेंगे तो सर्किट सिंपल है, आप देख लीजिए 2 2 1 बन गया, तो R3 अगर आपके पास से बनता है तो वो 2 ओम बनता है। तो आप पता है पावर है v स्क्वायर बाय r, जिसका r सबसे कम उसका पावर सबसे ज्यादा, तो आप बोलेंगे P2 सबसे ज्यादा, उससे कम फिर P1 और उससे कम फिर P3, P2 फिर उससे कम P1 फिर उससे कम P3, तो C ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाएगा। हम नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 30 है। इसमें बोला गया इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज d एंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज 4 टाइम्स द इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन स्लिट 2। यहाँ पे ये स्लिट 1 है, यह स्लिट 2 है, और इसी कुछ इसको 2 बोल देते हैं। इसमें आई नॉट इंटेंसिटी इनिशियली, यहाँ पे कुछ 4 आई नॉट इंटेंसिटी, और इसके बीच जो सेपरेशन है वो कुछ d है, और यहाँ पे ऐसे कुछ स्क्रीन बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक समझो, दिस इज स्क्रीन। ये ऑप्शन में क्या बोला गया, अगर d आपके पास में लैम्डा के बराबर है तो कितने मैक्सिमम मिलेंगे। देखिए, तो यहाँ पे तो डेल्टा x 0 आना ही आना है, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो गया। अब अगर आप ऊपर जाएंगे ऐसे, अगर आप इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, यहाँ पे अगर आप ऐसे इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, तो यहाँ पे जो डेल्टा x आएगा वो d के बराबर आ जाएगा। इन्फिनिटी पे अगर आप पहुंच जाए, अगर y इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए ना, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे दोनों स्ट्रेट हो जाएगी, तो ये d के बराबर ही आएगा। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी पे नीचे भी सेम यही बात है, अगर आप इन्फिनिटी पे देखें एट y इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो डेल्टा x जो आएगा वो d के बराबर आएगा। अब इसमें बोला कि d खुद लैम्डा के बराबर है, d अगर लैम्डा के बराबर है इसका मतलब क्या, इन्फिनिटी पे, यहाँ पे 0 है तो पहली बार इन्फिनिटी पे ही पार्ट डिफरेंस लैम्डा मिलेगा, और अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा नहीं मिला तो फिर मैक्सिमा नहीं है। आपको पता है मैक्सिमा कहाँ पे मिलता है, अगर डेल्टा x आपके पास में 0 है, लैम्डा है, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, n लैम्डा, तो मैक्सिमा मिलता है। तो इसने बोला इन्फिनिटी पे आपको जाके पहली बार मैक्सिमा मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा सेंटर मैक्सिमा के बाद में। तो ए ऑप्शन में क्या बोला, इफ d इज इक्वल टू d द स्क्रीन विल कंटेन ओनली 1 मैक्सिमा। सही बात है, क्योंकि दूसरा भी इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे अगर कंसीडर करना तो बोलता सवाल में स्पेशली, क्योंकि दूसरा इन्फिनिटी पे है तो स्क्रीन पे एक ही मैक्सिमा आपको दिखाई देगा। सेकंड आपने बात की, अगर d की वैल्यू लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में है, बट 2 लैम्डा से कम है, तो अगर 2 लैम्डा से कम है तो इन्फिनिटी पे जो पार्ट डिफरेंस होगा 2 लैम्डा से, जो यहाँ पे जो पार्ट डिफरेंस आपके पास में आएगा दैट विल बी लेसर देन 2 लैम्डा। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ गलती की, दैट इज लेसर देन 2 लैम्डा। ठीक, अब अगर ये 2 लैम्डा से कम होगा आपकी बार, क्योंकि d आपका 2 लैम्डा से कम है, तो 0 मिल जाएगा, फिर बीच में लैम्डा मिल जाएगा, पर फिर 2 लैम्डा नहीं मिलेगा।
बिकॉज इन्फिनिटी पार्ट डिफरेंट 2 लैम्डा से कम है, तो यहाँ पे लैम्डा मिल जाएगा, ऊपर भी लैम्डा मिल जाएगा, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे डेल्टा एक्स लैम्डा होगा, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स लैम्डा मिल जाएगा, तो 2 मैक्सिमा आपको और मिल जाएंगे। तो इसने यही बोला कि अगर डी लैम्डा से लेकर 2 लैम्डा के बीच में है, एटलीस्ट 1 मोर मैक्सिमा बिसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। अभी एक साइड में आपके एक तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, तो वही उसने बोला है, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 1 इज रेड्यूस एंड बिकम इक्वल टू 2, मतलब ये बोल रहा है 4 I0 से अगर ये I0 बन जाए तब क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ ऑब्जर्व डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज विल इंक्रीज। देखिए ब्राइट की जो इंटेंसिटी बनती है वो बनती है I1 I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi, ये बनता है आपके पास में ब्राइट की। और अगर आप डार्क की देखें तो ये बनता है I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2 cos phi। ठीक, अगर आप मैक्सिमा के लिए बात करें, मतलब इसको फाई नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वो उसकी वैल्यू अपने आप उसमें एडजस्ट होगी, तो अगर आप मैक्सिमा की बात करें, ठीक है, अगर आप I1 की वैल्यू बढ़ाई I2 दोनों अगर आप बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी ब्राइट की बढ़ जाएगी। इसने क्या बोला, घटाई है। अगर आप दूसरे की इंटेंसिटी घटाएंगे तो पहले एक I था एक 4I था, दूसरा भी I हो जाएगा, तो ब्राइट की इंटेंसिटी भी घट जाएगी, पर इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी इंटेंसिटी घट जाएगी आपके पास में, और इसकी इंटेंसिटी भी घट जाएगी आपके पास में। क्यों घट जाएगी, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे फिर ये 0 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा आपके पास में, 0 बन जाएगा, क्योंकि फिर कंप्लीट डार्क दिखाई देगा। अगर I1 I2 डिफरेंट होते तब आपको फिर कंप्लीट डार्क दिखाई नहीं देता, तो पहले यहाँ पे कंप्लीट डार्क नहीं दिखाई दे रहा था, अभी फिर कंप्लीट डार्क दिखाई देगा। तो इसकी भी इंटेंसिटी घटी है, इसकी भी इंटेंसिटी घटी है, तो सवाल में इसने क्या बोला, इंक्रीज कर जाती है, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा, सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। डी में बोल रहा है, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन स्लिट 2 इंक्रीज एंड बिकम इक्वल टू I। अब क्या बोल रहा है, ये 4I0 पर रहने दो और इसको भी 4I0 कर दो, तो इसकी तो बढ़ जाएगी, हाँ इसकी बढ़ जाएगी, सही बात, पर इसकी घट जाएगी क्योंकि इसकी 0 बन जाएगी, पहले इसकी 0 नहीं थी, तो इसके दोनों केस में ही डिक्रीज रहेगी, पर इसकी पहले वाले केस में डिक्रीज होगी, दूसरे वाले में इंक्रीज होगी। तो आपके पास में इसकी जो है वो दोनों में डिक्रीज करेगी, क्योंकि अगर दोनों बराबर हो जाते तो कंप्लीट डार्क दिखाई देगा, और अगर दोनों बराबर नहीं होते फिर कंप्लीट डार्क दिखाई नहीं देता। तो इस वजह से आपके पास में 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों प्रॉब्लम नंबर 31 की। बहुत सिंपल सा सवाल है 31। इसने क्या बोला गया, 2 balls having linear momentum this and this are undergo collision in the free space, there is no external force acting, okay, and P1 P2 be their final momentum। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम था P1 P2, इनिशियल मोमेंटम था P1 वेक्टर कितना है P I कैप, और P2 वेक्टर कितना है माइनस P I कैप। ठीक है, तो P1 प्लस P2 नेट कितना बन रहा है, इनिशियल मोमेंटम नेट 0 बन रहा है, तो फाइनल क्या है P1 डैश, और इसका फाइनल कितना है P2 डैश, वो भी 0 के बराबर आना चाहिए, वो 0 के बराबर आना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता, और A1 A2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस 0 नहीं हो सकती। तो अगर आप देखेंगे पहले वाला भी फुल में P1 प्लस P2 का सम आपके पास में 0 बनना चाहिए, तो अगर आप ए ऑप्शन में देखें तो वो पॉसिबल नहीं है ना, बिकॉज वहां पे C1K है, राष्ट्रीय टर्म में अगर आप देख रहे हैं ए ऑप्शन के तो C1K है, पर C2 में तो P2 में ऐसी कोई टर्म ही नहीं है, तो C1K की कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, वो कैंसिल आउट नहीं होगा, ये होगा। बी में अगर आप देख रहे हैं तो बी में ये क्या बोल रहा है कि P1 P2 के क्या, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बिकॉज C1 और C2 की वैल्यू C2 माइनस C1 के बराबर हो जाए, कुल मिला के इन दोनों का सम आपके पास में 0 होना चाहिए, तो बी में हो सकता है, हाँ हो सकता है। सी में आपके पास में दोनों का सम अगर आप देखें तो 0 बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, बिकॉज के वाली टर्म्स तो जुड़ेगी तो अपने आप हो जाएगी। B1 B2 अलग अलग है, तो B2 को माइनस B1 बोल सकते हैं, A2 को माइनस A1 बोल सकते हैं, C भी पॉसिबल है, पर हमें वो बताएं जो पॉसिबल नहीं है। डी में अगर आप देख रहे हैं तो P1 प्लस P2 A1 प्लस A2 ये दोनों तो मिलकर 0 बन जाएंगे, बिकॉज A2 माइनस A1 हो जाएगा, पर उसमें दोनों टर्म्स B1 B1 की है। अगर आप डी ऑप्शन में देख रहे हैं दोनों टर्म्स आपके पास B1 B1 की है, दोनों जुड़ के 2B1 हो जाएगी, फिर वो 0 नहीं बन पाएगी। तो 2 ऑप्शन आप बोलेंगे जो नहीं पॉसिबल है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, क्योंकि उसने वही पूछा है इनमें से क्या संभव नहीं है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 32 है, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का सवाल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखिए, अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ती है तब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, बात आप जानते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बेस्ट क्राइटेरिया टू जस्ट स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।
अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी किसी भी रिएक्शन से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन अगर बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी अगर बढ़ी तो एनर्जी रिलीज होगी। तो सबसे पहले यहाँ तक ये जो है आपके पास में ये 100 है, यहाँ तक ये वाली बात करें तो ये वाला आपके उसमें 200 है, फिर आगे ऐसे कुछ ए है, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस में कर्व है। इसने बोला था फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस विद द मास नंबर लाइंग बिटवीन 1 से 50। अगर किसी का मास नंबर 1 से लेके 50 के बीच में, और अगर वो फ्यूज कर गया तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास नंबर कहां से कहां तक हुआ, 2 से लेके 100 के बीच में, 2 से लेके 100 के बीच में। तो 1 से 50 वाले जो थे वो यहाँ पे थे, और फाइनल प्रोडक्ट बना वो भी यहीं पे है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर चेंज ही नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा है? 1 से 50 वाले भी यहीं पे थे, और अगर जो बनेंगे वो 2 से 100 बनेंगे वो भी यहीं पे है आपके पास में, तो बाइंडिंग एनर्जी पर में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो आपके पास में ना एनर्जी रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी, कुछ नहीं होगा आपके पास में। तो आपके पास में ए ऑप्शन में क्या बोला गया, एनर्जी रिलीज होगी, ये गलत बात है। सेकंड में बोला गया था फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर विद मास नंबर, उसने बोला किसी का मास नंबर 51 से लेके 100 तक था, तो उससे क्या बनेगा, उससे आपके पास में 102 से लेके 200 तक बन सकता है। जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसका मास नंबर 102 से लेके 200 के बीच में लाई करेगा। तो 102 से 200 के बीच में लाई करेगा आपके पास में। तो पहले जो थे वो 51 से 50 के बीच में थे, मतलब पहले ये थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, अभी वो इस वाली रेंज में चलेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ गई, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ गई मतलब एनर्जी रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रही है? पहले कहां से कहां पे थे, इस वाली लाइन में थे, अब इस वाली रेंज में पहुंच गए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ गई, स्टेबिलिटी बढ़ा, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। और कितना होगा तो बाइंडिंग एनर्जी से आप निकाल सकते हैं। हमें पता है जो क्यू वैल्यू के 2 एक्सप्रेशंस आपको सिखाए गए थे, एक तो लिख सकते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उसमें सी स्क्वायर नहीं है। क्लियर? अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वजह तो पहले उससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट निकाल दीजिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट निकाल, दोनों माइनस कर दीजिए। तो उल्टा है, देखिए मास में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी में पहले प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सी स्क्वायर नहीं है उसके अंदर। सिमिलरली अगर आप, तो बी ऑप्शन आपके पास में सही है, क्योंकि स्टेबिलिटी है तो एनर्जी रिलीज होगी। सी ऑप्शन मतलब फिजन ऑफ द न्यूक्लियस लाइंग बिटवीन 100 टू 200, 100 से लेके 200 के बीच वाले हैं, इनका अगर फिजन होगा तो फिजन होकर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ए आपके पास में है वो 100 से ज्यादा है, 200 से कम है, तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा तो वो कहां से कहां तक बन सकता है आपके पास में, और 2 इक्वल फ्रेगमेंट में होना है, तो वो 50 से लेके 100 के बीच में होंगे, 50 से लेके 100 के बीच में होंगे। तो पहले यहाँ पे थे, अब पीछे आ गए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर घट गया, स्टेबिलिटी घट गई, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बिकॉज जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी कम है, तो उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, तो उसमें एनर्जी रिलीज नहीं होगी, उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इस वजह सी ऑप्शन सही नहीं है। डी में अगर आप बात करें फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस लाइंग बिटवीन 200 से कहां से कहां तक, 200 से लेके 260 के बीच वाले हैं, तो इसका अगर आप इक्वल फ्रेगमेंट्स में ब्रेक होंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कहां से कहां तक बनेगा, 100 से लेके 130। तो पहले ये सबकी बाइंडिंग एनर्जी इस वाली रेंज में थी, फाइनल प्रोडक्ट की इस वाली रेंज में है, तो वो बढ़ रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बढ़ गया, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगा, तो सही बात है। तो 2 ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 33 में, प्रॉब्लम नंबर 33। प्रॉब्लम 33 में क्या बोला गया, ए पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स इन रीजन सेकंड नॉर्मल टू द बाउंड्री as shown in the figure. The region 2 having a magnetic field b perpendicular to the field this is the length of region 2 is l. तो उससे पूछा क्या क्या होगा, यहाँ पे से ये रीजन है, दिस इज रीजन 1, दिस इज रीजन 2, और बाहर वाला रीजन 3 था, इसमें से मैग्नेटिक, ठीक। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे कुछ एंटर हुआ, यहाँ पे ऐसे कुछ एंटर हुआ, तो द पार्टिकल एंटर इन रीजन 3 ओनली इफ, पार्टिकल इस रीजन में कब जाएगा, ये ऐसे घूम के ऐसे आ जाता है आपके पास में, ये रेडियस ऐसे हो जाती है, पर अगर ये वाली लेंथ l अगर मैं बोल दूं, अगर ये l आपके पास में कम हो जाएगा r से, तो रीजन 3 में चला जाएगा। तो ये वाली कंडीशन है रीजन 3 में जाने के लिए, तो आप इसको लिख दीजिए, ये बन गया L, R हो गया mv बाई QB, तो आप क्या बोलेंगे, V जो है वो बड़ा होना चाहिए QB L बाई M से, तो अगर V बड़ा हुआ QB L बाई M से तो रीजन 3 में चला जाएगा, सही बात है। फिर इसने B में बोला, अब उसकी जस्ट उल्टी बात बोल दी तो वो गलत हो जाएगा। C में अगर आप देखेंगे, द पाथ लेंथ ऑफ पार्टिकल इन रीजन 2 इज सेम
व्हेन वेलोसिटी इज दिस, ओके नहीं फास्ट रेडियंट इस बार रीजन में मैक्सिमम बताया है इसने, जब आपके पास में v इज इक्वल टू क्यू एल बी, ठीक है। अगर आपके पास में l इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना इसने v इज इक्वल टू क्यू एल एम बाई, ये बराबर कर दिया, मतलब l इज इक्वल टू आर होगा। तो अगर l इज इक्वल टू आर होगा तो यहाँ पे जाएगा, जस्ट ऐसे घूम के यहाँ पे आ जाएगा, तो पाथ में मैक्सिमम है, ज्यादा पॉसिबल नहीं रीजन 2 में। रीजन 2 में मैक्सिमम केस ही हो सकता घूम के यहाँ पे वापस आए, तब 2 पाई मतलब पाई आर लेंथ इसके अंदर ट्रेवल कर लेगा, तो सी सही ऑप्शन हो गया। टाइम स्पेंट इन रीजन 2 is same for any velocity as long as particle return to region 1। पार्टिकल रीजन 1 में वापस आना चाहिए, मतलब ऐसे घूम के वापस आना चाहिए। तो टाइम क्या लगेगा, टोटल टाइम होता है 2 पाई m बाई क्यू बी, इसमें हाफ टाइम लगेगा, तो आपको जो टाइम लगेगा इट इज पाई m बाई क्यू बी, उसमें कहीं भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है, तो कोई भी वेलोसिटी के लिए वो चीज सेम ही आएगी। तो इसमें 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। क्लियर। बच्चों फिर हम सेक्शन 3 में एंटर हो रहे हैं। सेक्शन 3 में रीजनिंग वाले सवाल हैं आपके पास में। सबसे पहला 34 है, उसमें 2 स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग एट ए हाई स्पीड फ्रॉम ए गार्डन होज पाइप टेंड टू स्प्रेड लाइक ए फाउंटेन व्हेन हेड वर्टिकली। तो ये पानी अगर ऐसे पाइप से ऊपर की तरफ निकल रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ, तो फैलता है, ये आपने देखा है। क्यों फैलता है, उसका रीजन क्या है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वेलोसिटी घटती है, तो आपको पता है कि एवी कांस्टेंट रहना चाहिए। एवी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। a1 v1 शुड बी इज इक्वल टू a2 v2। क्लियर, फ्लो रेट आपके पास में कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर स्पीड घट रही है तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पीड घट रही है तो फिर वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि एवी कांस्टेंट है, ऊपर जाएगा, स्पीड घट रही है तो एरिया बढ़ेगा, तो वो फाउंटेन की तरह बन जाएगा। सही बात है। जब नीचे की तरफ आता है, अगर आप टैप से देखें, एक टैप है, इसमें से पानी निकल रहा है, जैसे जैसे पानी नीचे आएगा वैसे वैसे क्लोज होता जाएगा। आप देखिए ऊपर दूर है, फिर पास होता है, पास होता रहेगा, ऐसे पास। आप चेक कर लीजिए, टैप में बाथरूम में जाकर चेक कर लीजिए, टैप को ऑन करिए तो पानी बिल्कुल पास पास आता रहेगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ी है तो एवी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो अगर ये वाली टर्म बढ़ रही है तो ये वाली घटेगा, तो वो पास में आएगा। और इसका जो रीजन है वो क्या है कि फ्लो रेट कांस्टेंट रहना चाहिए। इसने यही बोला है ऑप्शन स्टेटमेंट 1 में तो ये बात बताई है। स्टेटमेंट 2 में एक्सप्लेनेशन में बोला है कि इन द स्टडी फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड रिमेन कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और एक दूसरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलें 35, तो आपको बोला गया टू सिलेंडर, एक होलो है, वो मेटल का मिलके बना हुआ है, एक होलो है मेटल का, और एक सॉलिड है और वो वुड का मिला हुआ। ठीक है, यहां पे अगर इनको हम रिलीज करें, यहां पे से इनको रिलीज करें, कौन पहले नीचे आएगा ये उसने बोला है, कौन पहले नीचे आएगा। तो मैंने बोला एक्सेशन जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई डिवाइड बाय एम आर स्क्वायर। देखिए आपको रोटेशन में दिक्कत है, फिर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन, प्योर रोलिंग, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन फैक्टर, ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आता है आपके पास में। तो आपको पता है कि जिसका आई ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका आई ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो जिसका एक्सेलरेशन कम होगा वो लेट आएगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा वो जल्दी आएगा। तो आई अगर आप देखें तो दोनों में से किसका ज्यादा है, इसका आई ज्यादा है, होलो का। इसका बनेगा आपके पास सिलेंडर है ना ये, तो ये एम आर स्क्वायर बनेगा, और इसका बनेगा एम आर स्क्वायर बाई 2, मास दोनों का सेम है। तो इसका आई ज्यादा, इसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे वुड वाला है वो जल्दी आएगा। अब इसने क्या बोला, होलो सिलेंडर विल रीच एट द बॉटम फर्स्ट। तो ये बात गलत होगी, पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो पहले स्टेटमेंट को पढ़ी, डी ऑप्शन मैच कर जाता है। फिर भी स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं। बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बोथ सिलेंडर आर आइडेंटिकल व्हेन दे रीच एट द बॉटम। सही बात है, एनर्जी आपके दोनों की सेम आएगी, ऐसा नहीं कि एनर्जी सेम नहीं आएगी, पर ये है कि जब एक्सेलरेशन ज्यादा हो जल्दी पहुंच जाएगा। तो एनर्जी अगर आप लिखनी, ये लिखना पड़ता है mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, किस में जाएगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में। तो आई दोनों का डिफरेंट है, तो बी भी दोनों का या फिर ओमेगा भी डिफरेंट आएगा, पर उसका यूज नहीं है। डन, ठीक है, तो डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। 36 में चलते हैं। बोला गया इन द मीटर ब्रिज सेटअप द नल पॉइंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस इज मेजर्ड। ओके, नाउ द अननोन रेजिस्टेंस इज पुट इन इनसाइड ए एनक्लोज्ड इन एनक्लोजर मेंटेन एट हायर टेम्परेचर। ऐसा था, एक रेजिस्टेंस फिक्स थी, ये आर नॉट कुछ फिक्स मान लीजिए, और एक वेरिएबल थी ये आर, यहाँ पे ऐसे इसका नल पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसे नल पॉइंट मिल रहा था। अब बोल रहा है कि इसको हीटअप कर दिया तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया,
अब ये क्या बोल रहा है कि सेम पॉइंट पे नल पॉइंट लाने के लिए स्टैंडर्ड रेशियो क्या करना पड़ेगा। तो मैं बोल रहा हूँ ये x है, ये कुछ l माइनस एक्स है, तो आप क्या बोलेंगे r नॉट बाई एक्स दैट शुड बी इज इक्वल टू r डिवाइड बाई l माइनस एक्स। तो अगर आपको x के लिए नहीं बचते, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो इसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना, घटा नहीं सकते। सवाल में बोला घटा दो, स्टेटमेंट में बोला घटा दो, तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट 2 पढ़ लेते हैं इसके अंदर। इससे बोलते रेशियस ऑफ मैटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये वाली चीज बैलेंस तभी होगी अगर आपको x सेम रखना है, इसको बढ़ाए तो इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस वजह से ऑप्शन डी वहां पे सही हो गया। फिर अगर हम 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37, तो उसने क्या बोला कि एन एस्ट्रोनॉट in an orbiting space station above earth experience weightlessness। ये बात सही है कि अगर यहाँ पे अर्थ है, एक सैटेलाइट को ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, तो इसमें वेटलेसनेस महसूस होगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का एक्सेलेरेशन इस तरफ है v²/r, ठीक। तो इसके जो ऑब्जेक्ट है उस पर भी यही एक्सेलेरेशन है, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उनका एक्सेलेरेशन भी सेंटर की तरफ v² है, बिकॉज पूरा सर्कल में घूम रहा है। तो अगर आप सैटेलाइट के अंदर बैठेंगे तो वैसे हमको सूडो लगाना पड़ेगा। तो एक तो इस पे v²/r, मान लो इस सैटेलाइट के अंदर एक छोटी सी बॉल है, तो इसमें पहले v²/r लग रहा था, और जैसे आप इस बैठे सूडो लगाना पड़ेगा v²/r, नेट फिर 0 हो जाएगा। बिकॉज इनिशियली जब ये घूम रहा है, हर एक चीज घूम रही थी, तो हर एक चीज पे नेट फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा होगा ना, और किसके बराबर होगा? उसका एक्सेलेरेशन v²/r होगा, फोर्स mv²/r होगा। जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे तो इसके जिसमें बैठे हो तो खुद का एक्सेलेरेशन भी वही है, तो उस पर बैठेंगे तो सूडो लग जाएगा, तो खत्म हो जाएगी कहानी। ये सेम कहानी कुछ ऐसे ही है। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक गाड़ी में अगर आप बैठे हैं, गाड़ी में ऐसे एक बॉल रखी हुई है, तो इसका एक्सेलेरेशन भी g sin थीटा इस तरफ, बॉल का भी g sin थीटा, और अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो फिर इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन के अंदर। तो सेम बात होगी ना भाई, आप बॉल के अंदर बैठे हैं, बॉल का एक्सेलेरेशन आपका एक्सेलेरेशन सेम है, जैसे आप उसके अंदर बैठेंगे तो सूडो लग जाएगा, तो वेटलेसनेस फील होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो इसमें वेटलेसनेस महसूस होता है जब कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करती है उसके अंदर। क्लियर है बात? समझ में आ गया? ठीक है, ये आपके पास में 37 तक हो गया। अब आइए अपने आगे चलते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन है 3-4, वो थोड़े देखते हैं। 3 कॉम्प्रिहेंशन है, ये उनको देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट आपका ऐसे पैराग्राफ है, मॉडर्न फीस का पैराग्राफ है। तो मॉडर्न फीस इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए 3 सवाल आपको मिल गए इसमें, 38, 39 और 40। इससे पहले भी शायद एक आधा सवाल कुछ हमने देखा है क्या मॉडर्न फीस का? हाँ, बाइंडिंग एनर्जी का 32 नंबर प्रॉब्लम था, वो भी था। तो एक पेपर में 4 सवाल आपके पास में आ गए। तो मॉडल फिजिक्स इंपॉर्टेंट रहता है, थोड़ा ढंग से देख के जाइए। इससे बोल रहा है कि एक मिक्सचर है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्लस है, और दोनों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है। अब क्या करता है, जो हाइड्रोजन एटम है अपनी टोटल एक्साइटेशन एनर्जी हीलियम को दे देता है। तो हाइड्रोजन का अगर आप एनर्जी गैप बनाए, ऐसा बनता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरीके बनता है, ऊपर 0.5। सिमिलरली अगर आप, ये तो H एटम का था ना, अगर आप हीलियम का बनाए तो बना सकते हैं, वो हीलियम प्लस का बनाना पड़ेगा। तो हीलियम प्लस का देखेंगे तो मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, बिकॉज 13.6 Z²/N², सब सेम है, Z² बदल जाएगा, Z की वैल्यू 2 है। सिमिलरली ये देखेंगे, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.4 मल्टीप्लाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बन गया -0.85 -0.85 मल्टीप्लाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। अब इसने जो एनर्जी निकाली यहाँ पे, तो ये एनर्जी का गैप कितना, 10.2। अब ये एनर्जी इसको मिलेगी, तो ये अब यहाँ पे जो गैप आपको 10.2 का मिलेगा उसमें जाएगा, तो ये 10.2 गैप यहाँ पे आएगा। इन दोनों में अगर आप गैप देखें कैलकुलेट करके तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ तक पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। आप चेक करिए, यही आएगा 3.4 माइनस 0.85 मल्टीप्लाई 4 करिए तो 10.2 आता है आपके पास में। क्लियर? तो ये वाला आपके पास में गैप आ जाएगा। तो कहां पहुंच गया इलेक्ट्रॉन आपके पास में, n = 4 में पहुंच गया, n = 4 में पहुंच गया। ये 1 2 3 4, तो पहले वाला जो 38 है उसका तो आंसर यही हो जाएगा। उसने यही पूछा कहां पहुंच गया, तो n = 4 में पहुंच गया। फिर बोला वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड इन द विजिबल रेंज ऑफ हीलियम प्लस आयन आफ्टर कोलिजन विद H एटम। अब विजिबल रेंज में चाहिए, तो ये वाली जो एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग जो आता है वो विजिबल रेंज है। तो विजिबल रेंज आपको दिखाई दे रही है, विजिबल रेंज की जो एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है वो 3.4 हो सकती है,
और मिनिमम इन दोनों गैप हो सकता है, बिकॉज हमें पता है बाल्मर सीरीज का कोई भी ट्रांजिशन है H एटम में तो वो विजिबल की रेंज में आता है। तो मैक्सिमम 3.4 हो सकती है और मिनिमम ये वाला गैप हो सकता है। तो ये कितना आ गया आपके पास में 3.4, दिस इज बिकम 1.9, क्या 1.5 और 1.9, ठीक है। हाँ, तो इससे देखिए इसके बीच में एनर्जी गैप आना चाहिए। तो यहाँ पे वो किस में मिल सकता है, देखिए यहाँ पे तो वाला गैप आपको नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए भी कौन से ट्रांजेक्शन में मिलेगा, क्योंकि आपको गैप इसी के बीच का ही चाहिए कि भाई वो जो गैप आना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ पे आना चाहिए। तो अब ये 4 का इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा। अब इसकी एनर्जी देखिए कितनी आ रही है, इसकी एनर्जी जो डेल्टा ई आ रहा है, कौन से ट्रांजेक्शन की बात करो 4 से 3 में, तो वो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज 1.5 माइनस 0.85 मल्टीप्लाई 4, क्लियर। तो कितना बना 0.65 मल्टीप्लाई 4, सही किया। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो कितना बन गया 2.6 बन गया आपके पास में, 2.6 के बीच में लाइक कर रहा। हाँ, तो ये वाली विजिबल रेंज के अंदर है। तो 4 से 3 का जो ट्रांजेक्शन है वो विजिबल है, कोरस्पॉन्डिंग है। अब ये 2.6 को आप SC बाय लैम्डा के बराबर कर दो। अब 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप सोल्व कर लीजिए। यहाँ जो लैम्डा मिलेगा वो C ऑप्शन है, कोरस्पॉन्डिंग आपके पास में आ जाएगा। तो ये समझ में आना कि भाई कौन सा ट्रांजेक्शन विजिबल में है, ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 से 3 का था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 से 2 का, तो इसकी एनर्जी इससे फिर बड़ी आ जाएगी, फिर विजिबल में नहीं होगा, ठीक। फिर हमें बोला गया 39 आपके पास में हो गया डन। 40th में बोला गया द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ N इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये बहुत आसान हो गया भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना होगा 13.6 Z² n²। इसका रेशियो 13.6 Z1² बाय n²। n दोनों में सेम है, ये सेम है। Z हाइड्रोजन में हो गया 1, उसमें हो गया 2, तो 1:4 आ गया। तो आपके पास में ए ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक। तो सवाल सिंपल था, ये वाला 40 तो बहुत ही आसान था और ये भी आसान था। ये 39 वाला हो सकता है थोड़ा सा आपको सोचना पड़े। तो यहां से एक चीज आप ये भी सीख सकते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन में कई बार तीनों नहीं होते, तो 1-2 सवाल आसान मिलते वो आप कर दीजिए, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन है, ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है और थर्मोडायनेमिक्स बहुत पूछा जाता है। मॉडर्न फिर थर्मोडायनेमिक्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास में 3 सवाल हैं, 41 से लेके 43, 41 टू 43। आइए देखते हैं 1 बाय 1। इससे बोला गया एक स्फेरिकल मोनोएटॉमिक आइडियल गैस बबल है, मतलब इसको लिक्विड में डाला गया, या फिर गैस बबल है, वो गैस से मिलकर बना हुआ है, मतलब कोई गैस का है, और वो गैस का जो गामा है वो 5/3 मोनोएटॉमिक है, और ये जो लिक्विड में से ट्रैप है और जो लिक्विड डेंसिटी है वो कुछ रो है। Assume that the bubble does not exchange any heat with the liquid। इसका मतलब जो प्रोसेस है आपके पास है वो एडियाबैटिक है। प्रोसेस कैसे है? एडियाबैटिक, ओके। अब इसने बोला गया कि बबल में n मोल्स हैं गैस के, और द टेम्परेचर ऑफ द बबल व्हेन इट इज बॉटम इज T0। जब यहाँ पे बॉटम पे था टेम्परेचर, तब इसका टेम्परेचर कुछ T0 था, और फिर कुछ ये जो हाइट है आपके पास में ये कुछ h था। अब इसमें क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ P0 है, ये भी गिवन है। सबसे पहले सवाल में क्या सल्फेटेशन नहीं देना, वो बोल दिया उसने। सबसे पहले में बोला गया 41 में द बबल मूव्स अपवर्ड बिसाइड द बायंट फोर्स। कौन कौन से फोर्स रख सकते हैं? बायंट फोर्स के अलावा ग्रेविटी रख सकता है और विस्कोसिटी रख सकता है, अगर है तो ये 2 सब रख सकते हैं। और क्या लगेगा बताओ? तो पहले बोला ओनली ग्रेविटी, विस्कोसिटी की बात है तो नीचे देख लेंगे, विस्कोसिटी की बात की है तो ओनली ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, विस्कोसिटी बोलेंगे। फिर बी में बोला था फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एंड फोर्स ड्यू टू प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड के प्रेशर वेशर का फोर्स है वो सब इंटरनल है, या फिर लिक्विड के प्रेशर की बात करें तो बाइंड फोर्स में कैलकुलेट हो गया। लिक्विड के जो प्रेशर की बात हुई है वो बाइंड फोर्स में कैलकुलेट हो गया। तो बाइंड फोर्स के अलावा पूछा, इस वजह से वो प्रेशर वेशर की बात नहीं करना है, तो CO भी सही नहीं होगा। डी में बोला है ग्रेविटी और विस्कोसिटी सही बात है, डी ऑप्शन आप टिक कर देंगे। 41 गया। 42 में चलते हैं। इसने बोला गया कि जब ये बबल y हाइट पे था बॉटम से, तो टेम्परेचर कितना होगा? तो प्रोसेस एडियाबैटिक है, तो प्रोसेस एडियाबैटिक PV रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट होता है, पर हमें PV नहीं चाहिए, हमें V की जगह T चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, V को लिख दो PV इज इक्वल टू nRT होता है ना, तो V को लिख दो आप T/P, तो बन गया P T/P रेज़्ड टू पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये कितना बन गया P 1 माइनस गामा और T रेज़्ड टू पावर गामा कांस्टेंट। ये एक्सप्रेशन आप यूज कर लो। तो इनिशियली प्रेशर कितना था जब बॉटम पे था, तो इनिशियल प्रेशर था P0 प्लस रो GH रेज़्ड टू पावर 1 माइनस गामा। टेम्परेचर कितना था इनिशियल T0 रेज़्ड टू पावर गामा। फाइनल अगर आप देखें तो फाइनल प्रेशर कितना बन गया P0, एक मिनट इसके अंदर
हाँ भाई, फाइनल प्रेशर अगर आप देखें पी नॉट प्लस रो जी, हाइट कितनी बची, एच माइनस वाई बच गई हाइट, क्योंकि वाई हाइट यहां से ऊपर चला गया, रेस्ट पावर 1 माइनस गामा, फाइनल टेम्परेचर कुछ टी रेस्ट पावर गामा। तो हमें निकालना क्या है, टी निकालना है। आप इसे सोल्व कर दीजिए, गामा वाई वैल्यू पुट करके सोल्व करिए, तो आपको यहाँ पे इजीली आंसर मिल जाएगा और आपके पास में जो बी ऑप्शन होगा वो मैच कर जाएगा। कर लेंगे इसको, गामा की वैल्यू पुट करना उस हिसाब से आ जाएगा, आसान है, वो एक स्टेप आगे करिए बन जाएगी बात। फिर अगर हम 43 में चलें तो 43 में क्या बोलता है, बायएंड फोर्स एक्टिंग ऑन द बबल इज। अब बायएंड फोर्स क्या होगा, बायएंड फोर्स होगा रो ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ बबल मल्टीप्लाई जी, ये बायएंड फोर्स आएगा, ठीक, ये आपके पास में आएगा। अब हमें बायएंड फोर्स निकालना है। अब बायएंड फोर्स हम निकालें कैसे, हमें वॉल्यूम की जगह कुछ और पुट करना पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं रो एल जी। वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम लिखा जा सकता है एनआरटी बाई पी, एनआरटी बाई पी। तो किसी भी इंस्टेंट का टेम्परेचर प्रेशर ले लीजिए, या तो यहां का ले लीजिए, और इससे कुछ बोला नहीं है तो हम फाइनल पोजीशन की बात कर लेते हैं ना, इस वाले पोजीशन की, ऊपर पहुंचा हुआ, क्योंकि इस वाले के लिए मेंशन नहीं कौन से पॉइंट की बात कर रहा है, तो ऊपर वाले पॉइंट की बात करें तो T2 और P2 आप पुट कर दीजिए। T2 की वैल्यू पता है, हमने अभी अभी यहाँ से निकाली, ये T2 है आपके पास में ये वाला, और P2 भी हमें पता है, प्रेशर कितना हो जाएगा ये वाला, पुट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। सवाल देखने में लेंदी लग रहा है पर सवाल है आसान, तो दोनों कॉम्प्रिहेंशन जो हमने अभी तक देखे दोनों ही आसान थे, आप इजीली उसको कर सकते थे। हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन 44 से लेके 46, बहुत बढ़िया सवाल है, मतलब अभी तक की हिस्ट्री में मेरे साथ कोलिजन में जो सबसे कंसेप्चुअल सवालों में जो पूछा गया उसमें से एक है ये, मतलब सबसे बढ़िया सवालों में से एक है, मतलब मैथमेटिकल टफ नहीं, प्योर कंसेप्चुअल सवाल। अब इसमें बोला क्या गया, इसने बोला कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, एक यहाँ पे ऐसे था यहाँ तक, और फिर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कुछ चेंज हो गया, फिर ये ऐसा बन गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, यहाँ पे ये बन गया। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, डिस्टेंस √3 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है आपके पास में 3√3 मीटर। ये जो एंगल है दिस एंगल इज 30 डिग्री, और ये वाला एंगल को 60 डिग्री बन गया, ठीक है। तो अगर ये तो फिर 3 मीटर हो जाएगा, कर पाएंगे, ये डिस्टेंस निकालिए मैंने सिर्फ। इससे क्या बोला गया सबसे पहले कि आपके उसमें कोलिजन कहाँ पे भी होगा, सवाल पूरा पढ़ दीजिए आप एक बार, कि ब्लॉक को यहाँ से आपने टॉप पोजीशन से रिलीज किया, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सडनली चेंज, इंक्लाइंड का एंगल सडनली चेंज हो गया यहाँ पे 60 से 30, और द ब्लॉक इज इनिशिएट रेस्ट, एज्यूम द कोलिजन को इनइलास्टिक मान के चलना है। इससे क्या बोला सबसे पहला सवाल, द स्पीड ऑफ ब्लॉक एट पॉइंट बी, विच इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइक टू द सेकंड इंक्लाइंड। अब सुनना मेरी बात को, जब यहां तक ऐसे आ रहा है, जस्ट बिफोर इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे थी, इस वाले ब्लॉक की जब यहाँ पे पहुंचा तो वेलोसिटी कुछ v0 थी, इस v0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2g मल्टीप्लाई 3, √2g अच्छी वेलोसिटी थी। अब ये वाला एंगल अगर हम देखें, ये वाला एंगल को हम कैसे निकाल सकते हैं, दिस एंगल इज 60, दिस इज 90, देन दिस इज 30, और ये 30, तो ये पूरा 60 था तो ये भी 30 हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है भाई। ये तो इंक्लाइंड पे नहीं हुआ ना, ये पूरा इंक्लाइंड पे, तो ये 60, ये 90 है, ये तो ये 30 हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो 30 90 थी, पूरा 60, तो ये 30 हो गया। तो इस वाले जब इस पे हिट कर रहा था, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हिट कर रहा था, इसकी दो वेलोसिटी थी, देखिए इसकी यहाँ पे दो वेलोसिटी थी, एक तो आपके पास में इधर थी ऐसी v0 cos 30, और एक इसके परपेंडिकुलर दैट इज v0 sin 30, इस इंक्लाइंड प्लेन की। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी थी वो तो खत्म हो जाएगी, क्यों खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ इनइलास्टिक कोलिजन है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 बन जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी सिर्फ यही बचेगी। तो अगर आप जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी वही v फाइनल जो होगी आफ्टर कोलिजन, तो वो कितनी बचेगी, √2g, और ये 2g मल्टीप्लाई 3, और cos 30 कितना गया, √3/2, क्लियर। तो यहां पे अगर हम इसको देखें तो कितना बन गया आपके पास में ये, तो 3 9 145 मीटर पर सेकेंड, तो 145 मीटर पर सेकेंड आपके पास में जवाब आ गया, तो बी ऑप्शन सही होगा। समझ में आ गया। जब इस पे कोलाइड करेगा, आप सोच के देखिए, जब ऐसे कुछ रहता है, कोई ऐसी वेलोसिटी से आता है और आपको बोले कि ये वाला एंगल थीटा है और इनइलास्टिक हो जाता है, आप क्या बोले, v cos थीटा खत्म हो जाए, सिर्फ v sin थीटा बचेगा, v cos थीटा खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इनइलास्टिक हो जाए। वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे किया है। फिर अगर आप बात करें द स्पीड ऑफ
block at point C immediately before collision, यहां पे जो वेलोसिटी होगी, the speed of block at point C immediately before it leaves the second incline पे, लीव करने से पहले की बात हुई, तो हमें तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ की वेलोसिटी पता है आपको, यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, √45 मीटर पर सेकेंड। कितना हाइट नीचे है वो थोड़ा देखते हैं, तो 1030 1/√3 इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कुछ y मान लिया, तो y डिवाइड बाय 3√3, तो y ये भी कितना है, 3 मीटर आ गया। तो वर्क एंड थ्योरम लगा दीजिए, दैट इज mgh इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और इनिशियल कितनी थी, हाफ m 45, सही। m ने इसको मार दिया, m साफ हो गया, तो यहाँ पे 30 बन गया, और 30 और प्लस 45/2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 60 + 45 वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू कितनी, √105। बिफोर कोलिजन की बात हुई है, और आफ्टर कोलिजन की बात हुई तो फिर अगेन वही चीज करते हैं। फिर अगर क्या करते भी, वेलोसिटी पहले ऐसी थी, तो ये वाला कुछ 30 डिग्री बन गया, तो यहाँ पे ये जो √105 है, इसका कोस 30 बचता आपके पास है, पर वो पूछा ही नहीं है आपके पास, तो बात नहीं हुई उसकी, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अगर आप 46 प्रॉब्लम देखें, तो इसने बोला कि अगर कोई इलास्टिक होता तब क्या होता, अगर कोई इलास्टिक होता तब क्या होता। तो मैं इसको थोड़ा देखता हूं, इसको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे है आपके पास में ना, ये जो ऐसे, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो इसके पीछे 30 डिग्री का एंगल है, तो पार्टिकल कोलाइड करके कहां पे जाएगा, 30 डिग्री पे जाएगा, सही। भाई इस वाले इंक्लाइन प्लेन पे हिट कर, सिर्फ आप इस इंक्लाइन प्लेन को ऑब्जर्व कर नीचे वाले को, तो इसे 30 डिग्री के एंगल पे बॉल ऐसे आ रही है, और यहाँ पे जाएगी भी 30 डिग्री पे, बिकॉज इलास्टिक कोलिजन है, तो 30 डिग्री, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल चला गया, हॉरिजॉन्टल आ गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट ही नहीं आया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 30 पे आया, तो इधर 30 पे जाएगा, तो 30 पे गया तो पर ही हॉरिजॉन्टल हो गया, बिकॉज 30 डिग्री कोरस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इससे पूछा वर्टिकल कंपोनेंट, तो वो 0 हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो इसी के साथ में ये सवाल खत्म होता है। तो आप लेवल की बात करें तो मुझे लास्ट वाला सवाल अच्छा लगा, खासकर कंसेप्चुअल सवाल है, बढ़िया सवाल है, और पेपर में आसान सवाल थे, कुछ सवाल एक आध टफ हो सकते हैं, पर मॉडर्न फिजिक्स और थर्मोडाइनमिक्स का वेटेज अच्छा खासा था, तो वो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप थोड़ा ढंग से देखिए उनको। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।